नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त हो गया है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और हमारा आज का मुद्दा है पाकिस्तान। हम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, हम पड़ोसी हैं, हम साया हैं, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा पहनावा एक जैसा है, हमारे रिश्तेदार उधर भी हैं। हम चाहते हैं लोग आए जाएं, रास्ते खुल जाए, कारोबार शुरू हो, हमारा क्रिकेट की जो टीमें हैं वो मैच खेलें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वो बयान है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जब भी कोई मसला आता है तो उस तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ से सुनाई देते हैं। लेकिन जितनी अच्छी बातें होती हैं उसके उलट काम भी वैसे ही होते हैं। कश्मीर की रट लगाना नहीं छोड़ते, कश्मीर में आतंकी भेजना भी नहीं छोड़ते, साजिशों की तो बस पूछिए मत। वो क्रिकेटरों को बदनाम करने तक साजिश करते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। और कहा यह जाता है कि भारत में मोदी और बीजेपी की सरकार है, इसलिए रिश्ते ठीक ही नहीं हो पा रहे। एक बार फिर से यही राग अलापा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने कहा कि वो तो भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन मोदी हार्डलाइनर मोदी और संघ बीजेपी के कारण सब कुछ अटका हुआ है। इमरान खान नियाजी को मोदी के राष्ट्रवाद से बड़ी प्रॉब्लम है। ये वही इमरान खान नियाजी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की खुददारी की भी तारीफ करते रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये याद दिलाते रहे हैं कि अमेरिका और दुनिया के सामने तनकर कैसे खड़े हो जाता है भारत, ये मोदी से सीखना चाहिए। लेकिन फिर इन्हें ही मोदी के राष्ट्रवाद में मिलावट दिखने लगती है, उनका राष्ट्रवाद इन्हें खटकने लगता है। इमरान खान नियाजी जब से सत्ता से बेदखल हुए मोदी को लगातार कैश करा रहे हैं। कभी उनकी तारीफ कर लेते हैं तो कभी बुराई कर देते हैं, और ऐसा ही इस बार भी किया है। 2 दिन पहले तक तारीफ कर रहे थे, अब थोड़े राष्ट्रवाद से डरे हैं। तो कसम संविधान की में बहस हम लेकर आए हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से भारत पर आ गई है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद पर अब पाकिस्तान में सियासत हो रही है। यह बहस इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देते आए हैं। ये भारत का स्टैंड रहा है। साथ ही इमरान खान ने राष्ट्रवाद को भारत से रिश्तों में रोड़ा बता दिया है। इसलिए ये बहस जरूरी हो जाती है। और बहस इसलिए भी अहम है क्योंकि इमरान खान नियाजी ने दरअसल भारत के बहाने शहबाज शरीफ सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे। न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो आरएसएस है, आरएसएस आप उसकी तारीफ पढ़ लें, वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को एथनिकली क्लेंस कर दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता। ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, जो जंगल का कानून है। हमारी तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ, क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इमरान खान नियाजी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर क्या कुछ कहा। तो इमरान खान नियाजी ने कहा कि भारत से अच्छे रिश्ते की चाहत है, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ये मुमकिन नहीं है।
इमरान खान नियाजी ने कहा दोनों देशों में अच्छे व्यापारिक संबंध होंगे तो दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन फिर यह भी कह दिया कि कश्मीर के मसले पर भारत का रुख रिश्ते सुधरने की दिशा में एक बड़ा रोड़ा है। इमरान खान नियाजी ने कहा कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने वाली सरकार है। ये बीजेपी के लिए कह रहे थे वो। फिर ये भी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो कमजोर हुए हैं, यानी वो भारत से अच्छे रिश्ते भी चाहते हैं लेकिन कश्मीर की रट भी नहीं छोड़ पा रहे। अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इमरान खान नियाजी अब भी इसमें अपनी टांग फंसाना चाहते हैं। यही तो भारत कहता है कि कश्मीर में दखल देना छोड़ दो, आतंकियों को भेजना छोड़ दो और उसके बाद हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद रिश्ते बहाल हो जाएंगे। यही तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते आए हैं, लेकिन इमरान खान इसे बड़ी बाधा बता रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच हैं, तारक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में PMLN का पक्ष रखने के लिए इरशाद अहमद हैं, उज़मा कारदार PTI की नेता रही हैं और साथ ही शहजाद अनवर फारूकी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल तो उज़मा कारदार आप ही से है। इमरान खान नियाजी इतने कंफ्यूज्ड क्यों है? उज़मा कारदार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए यही सवाल मैं शहजाद अनवर फारूकी आप ही से पूछ लेती हूँ। इतनी कंफ्यूजन क्यों है पाकिस्तान में? इमरान खान नियाजी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, याद दिलाते हैं वहां पर आवाम को कि नरेंद्र मोदी की विदेशों में कितनी प्रॉपर्टी है, वो याद दिलाते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया है, और फिर उन्हें दिक्कत भी हो जाती है। वो कहते हैं भारत से अच्छे संबंध चाहिए और फिर उन्हें कश्मीर याद आ जाता है अचानक से। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। इसमें गुजारिश ये है कि अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश रखना हर हमसाये के साथ, ये तो एक बड़ी मुनासिब बात है और हर आदमी और हर मुल्क को इस पे यकीन रखना चाहिए कि हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक और बेहतर होने चाहिए। जो मोदी साहब की तारीफ वो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि ना तो वो कारोबारी मुफादात रखते हैं, ना उनकी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान से बाहर, और वो अगर भारत के लोगों के लिए रशिया से तेल लेने का फैसला करते हैं और वो एक बेहतर फैसला है, वो उसको समझते हैं सियासी तौर पे, तो वो उसको भी सपोर्ट करते हैं। रहा कश्मीर का मामला, तो कश्मीर का मामला शख्सी तो नहीं है, कश्मीर का मामला तो दो मुल्कों के दरमियान है जो 1947 से ज़ेरे इल्तवा चला आ रहा है, और इस मामले पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सलामती कौंसिल की करारदाद मौजूद है, जिसमें दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया था कि वो राय शुमारी के जरिए वहां के लोगों से पूछेंगे कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। अब अलबत्ता उस हवाले से चूंकि भारत पीछे हट गया और भारत ने 370 और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी के हवाले से उनके रिजर्वेशन हैं। चूंकि आपको याद दिला, चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया, लेकिन शहजाद अनवर फारूकी आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा 370 भारत का अंदरूनी मामला है। जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी वो राजा हरि सिंह की रियासत थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने किसके नाम साइन किया था? जरा पढ़िए, फैक्ट्स पर बात कीजिए मुझसे, फैक्ट्स पर बात कीजिए। 370 का आपसे कोई लेना देना नहीं है, 370 का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और जो अभी आप प्लेबिसाइट का गाना गा रहे थे ना, अभी प्लेबिसाइट का जो रोना रो रहे थे, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी फौज को पीछे हटना होगा, जिसपे कब्जा करके बैठे हैं ना, वो कब्जा छोड़ना होगा। आवाज बंद करके इसको चला नहीं, आपकी आवाज बंद नहीं है। आप एक तो आपको ये बहुत विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, मेरी आवाज बंद कर दी। अरे कोई आवाज बंद नहीं है आपकी कोई आवाज बंद नहीं है। आप 1 मिनट तक बोले हैं नॉन स्टॉप। आप अच्छे नहीं लगते 30 सेकंड में विक्टिम कार्ड खेलते हुए, ऐसे नहीं करते। जो चीजें प्रत्यक्ष होती है ना, उसमें ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शाजिया इल्मी आपका जवाब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल नहीं होने देगा। वो बात और है कि कश्मीर का नाम भी अलापने लगते हैं उसके बाद। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, चलिए इमरान खान ने माना तो कि मोदी जी जब बोलते हैं तो उनका उस बात का लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है, और अमेरिका हो चाहे कोई भी लीडर हो,
वो मोदी जी के सामने और उनके तर्क के सामने और उनके देश प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाता है। और दूसरी बात जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कितने अच्छे हम लोग साथी रहे हैं, कितने अच्छे हम लोग पड़ोसी रहे हैं, कितने रिश्तेदारी है दोनों तरफ से, उनसे हम बताना चाहेंगे कि जयशंकर जी ने कहा था ना, अगर अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो और अच्छे दोस्ताना संबंध चाहते हैं तो दहशतगर्दी के जो दुकान है ना उसको आपको कहीं ना कहीं बंद करना होगा। तो आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। आप जो दहशतगर्दी जो आप मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, या तो उसको आप खत्म कीजिए या फिर आप दोस्ती और अच्छे रिश्तों की बात कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। जब जब दहशतगर्दी होती रहेगी, जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से कश्मीर की सरजमी और हमारी देश की सरजमी पर हमले होते रहेंगे और टेररिज्म के और कैंप्स खुले रहेंगे, चाहे लश्कर तैयबा हो चाहे जैश ए मोहम्मद हो, मैं आपको बता दूं पूरी तरह से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे और भाजपा नहीं करना चाहिए रिश्ते बेहतर। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट शाजी अलवी में आगे आपको मंच दूंगी, जल्दी से एक कमेंट लूंगी। इरशाद अहमद, आपका भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। इरशाद अहमद, कंफ्यूजन क्या है? वो बात और है, इमरान खान नियाजी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, शहबाज शरीफ को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करते हैं, भारत का इस्तेमाल करते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी शाजी आलमी कह रही थी कि जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी खित्ते में अमन नहीं होगा। मैं कहूंगा जब तक आप लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी सॉरी, जब तक नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक खित्ते का अमन ठीक नहीं होगा। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप लोग हिंदुस्तान से आकर के आपके चैनल पे हम बैठे होते हैं, लेकिन आपका चैनल है, आपकी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, लेकिन हम हक और सच की बात करते हैं हमेशा, और हम हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। हम खड़े रहेंगे उन कश्मीरी मजलूमों के साथ जिनकी शहादतें हो रही हैं डे बाई डे, हर रोज। दूसरी बात यह है कि शादिया बहन फरमा रही थी कि हमारे रिश्ते हैं, और वाकई कोई रिश्ते की इसमें कोई बात नहीं है कि आधे हमारे लोग उधर रह गए, आधे आपके लोग इधर रह गए थे। मुल्क आपको बहुत बड़ा मिला, हमें छोटा सा मुल्क मिला, हम उसकी आबियारी कर रहे हैं, उसको तनावर दरख्त हम बना चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी शाखें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी। लेकिन हम फिर भी यही कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि आप लोगों के साथ हमारा अमन रहे, शांति रहे, लेकिन आपकी नीयत ठीक ना होने की वजह से अमन शांति कायम नहीं होती है। आप अपनी नीयत ठीक कीजिए, अपने किरदार ठीक कीजिए, आप अपनी फौज को समझाइए कि मारना बंद कर दें, दहशतगर्द भेजना बंद कर दें। इरशाद अहमद सुनिए ध्यान से, इरशाद अहमद ध्यान से सुनिए। शुरू में आप कह रहे थे ना, आप अपने चैनल पे बुला लेते हैं इंडियंस और ये और वो। आप इंडियन चैनल पर बैठे हैं जनाब, आप इंडियन चैनल पर बैठे हैं, आपको इसे लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये चैनल 150 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है। नहीं, आपको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। कई बार आप अभी जो आप भूल गए थे, जो फैक्ट आप भूल गए थे, वो याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है आपको, नहीं तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरा, जरा मुझे 4 नाम बताइए, द सो कॉल्ड शहादत जिसका आप जिक्र कर रहे थे, रोज हो रही है शहादत, जरा आप बताइए, जरा आज किस किस की शहादत हुई, जरा सा बता दीजिए मुझे। देखिए, काश मेरा कोई रिश्तेदार, मुसलमान भाई होने के नाते से हम बात करते हैं। इरशाद अहमद, आपसे जो सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ ना, कि मेरी रिश्तेदारी कश्मीर में नहीं हिंदुस्तान में जरूर है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हिंदुस्तान में मसला होगा तो मेरे रिश्तेदारों को कुछ हो सकता है। कश्मीर में आपने कहा रोज शहादत हो रही है, आपने जो बात कही मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बताइए कितनी शहादत हुई है आज? अरे भाई, आपने ये दावा किया ना, तो आप मुझे बताएं ना इरशाद अहमद। इरशाद अहमद, आप मुझे बताएं कितनी शहादत हुई है आज आपके हिसाब से? हजारों, आपके हिसाब से मारते हर रोज, मेरे हिसाब से। तो बताइए ना, मैं आपसे 4 नाम पूछ रही हूँ, आप 1000 मारते हैं। आप 4 नाम नहीं बता रहे उन 1000 में से, आप 4 नाम नहीं बता पा रहे हैं मुझे। सोच लीजिए, चलिए गूगल कीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिएगा। वापस आऊंगी तो 5 नाम रख लीजिएगा, तब तक 5 नाम रख लीजिएगा। जनरल सिवाच, पाकिस्तान जब तक इंडिया की बात नहीं करेंगे, वहां पर पॉलिटिशियंस क्या रेलेवेंट नहीं रहेंगे? और साथ ही इमरान खान नियाजी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद दोनों देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मल होने में एक बड़ा रोड़ा है। लेकिन भारत का स्टैंड तो हमेशा से क्लियर रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सच है आदित्य, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगा पाकिस्तान,
तब तक बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। 10,000 आज आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं और वो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। अफगानिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस थे। M16 और M4 राइफल है उनके पास, और ये बात करते हैं कि आतंकवाद उनके नहीं। आज 100 जो आतंकवादी वर्ल्ड के, उनमें से 70 आतंकवादी पाकिस्तान में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था 4 साल के लिए। वो भारत ने नहीं, वो इंटरनेशनल टेररिज्म वॉचडॉग ने डाला था। तो सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान सुधरना चाहता है तो वो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकवाद को का साथ लेना छोड़े। देखो ये समझना पड़ेगा गुड और बैड टेररिज्म में जिस प्रकार से ये फर्क महसूस करते हैं कि वो गुड टेररिस्ट हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, जो कि भारत के अगेंस्ट है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए बैड टेररिस्ट है। तो आप अगर अपने घर के अंदर नाग पालेंगे, सांप पालेंगे, तो हिल्टन क्लेरी ने बहुत अच्छा बोला था, एक दिन वो आपको काटेगा। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात देखें कैसे, $186 बिलियन का कर्जा है और वहां पर इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में। अब जवाब दीजिए उस्मा कारदार। तो ये ठीक है उस्मा कारदार, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर रहा है। जब तक आतंकी आतंकवाद का निर्यात भारत में बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक बात नहीं होगी। देखिए आपके जो अभी पहले मेहमान बोल रहे थे वो उन्होंने अपने मुंह से खुद ही बता दिया कि उनको क्यों इतनी परेशानी है, वो क्यों बुखला गए हैं, क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि फेटिश से पाकिस्तान अब निकल पड़ा है और जो ग्रे लिस्ट में था वो खत्म हो गया। अब ये आपको हजम नहीं हो रहा। इंडिया में इस वक्त जो है वो सोग मनाया जा रहा है कि हमने तो टेररिस्ट जो थे चार्जेस लगाए हुए थे पाकिस्तान पे, तो ये कैसे निकल गए? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ना ये कोई टेरर फाइनेंसिंग इधर से हो रही है, ना कोई दहशतगर्द इधर उधर से कहीं जा रहे हैं। पूरी मनी लॉन्ड्रिंग पे भी इन्होंने काबू कर लिया। हर चीज जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ अब हो रही है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब आपका रोना पीटना जो है वो तो फिर जायज है ना। अब इतना तो हम आपको स्पेस दे देते हैं। देखें बात सारी ये है कि कलभूषण कौन था। आप हमेशा 4-5 नाम मांगती हैं, तो मैं आपको एक नाम दे रही हूँ। कौन था कलभूषण? और ये बलूचिस्तान में क्या कर रहा था बैठा? ये ओसामा बिन लादेन कौन था उस्मा कारदार? आप बताएं ना उसका। नहीं, ओसामा बिन लादेन कौन था? क्या था उसका? छोड़ दीजिए, आप तो कुलभूषण की बात करी, मैं तो आपसे ओसामा बिन लादेन के बारे में जानना चाह रही थी। हाफिज सईद के बारे में भी जानना चाह रही थी। सैयद सलाउद्दीन के बारे में बता दीजिए। ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में बता दीजिए। अरे बता दीजिए उस्मा जी अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो बताइए। आपके सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स अमेरिका ने अबोटाबाद में घुसकर मारा, अबोटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, और आप यहाँ पे करिए यही दुनिया करती है आप पे। उसामा बिन लादेन की जो कहानी थी ना, वो आप अपना अच्छा वो अपने रखे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो एक्टबाद वो नेवी सील्स आई थी या नहीं आई थी? वो ISI नहीं मार दिया था? कोई वहाँ पे नेवी सील्स आई थी या वो ISI नहीं मार दिया था ओसामा बिन लादेन को? उस्मा जी ये नेवी सील्स आई थी या नहीं आई थी? पूरा करने कोई उसमें ना अभी आपकी बातें सुनकर ना हर कोई कह रहा है हर कोई यही कह रहा नेवी सील्स आई थी, आपके यहाँ नहीं आई थी। अब नहीं आपकी नेवी सील्स आई थी, आपके यहाँ नहीं आई थी अबोटाबाद में। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं अमजद अयूब मिर्जा से पूछ लेती हूँ, अमजद अयूब मिर्जा से पूछ लेती हूँ। ओसामा बिन लादेन इनके घर में, हाफिज सईद इनके घर में, मसूद अजहर इनके घर में, ज़कीउर रहमान लखवी इनके घर में। अभी UN जिन्हें ग्लोबली टेररिस्ट डेजिग्नेट करने जा रहा था इनके घर में, और ये कह रही है हा। देखिए जी, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी हुई है सबसे बड़ी, वो हुई है फाइनेंशियल दहशतगर्दी, मालियाती दहशतगर्दी, जिसका सारा चटा कट्ठा अहमद नूरानी नामी जर्नलिस्ट ने जो है फैक्ट फोकस पे खोल दिया है कि एक आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, उसके 6 साल में उसके एसेट्स जो है $12.7 बिलियन बने। और मैं आज आपके प्रोग्राम में आपको ये बता रहा हूं कि याद रखिएगा
ये बाजवा अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद पाकिस्तान से फरार होकर बेल्जियम जाने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी सारा लाइनअप इसने कर लिया है वहां। अब बात ये है कि पाकिस्तान कोई मुल्क है जिसके ऊपर हम अपना वक्त जाया करें? ये तो एक दहशतगर्द मुल्क है। ये कुलभूषण जाधव का जिक्र कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव बेचारा एक रिटायर्ड नेवी का ऑफिसर, ईरान गया, वहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया। इन्होंने उसको घेर के जो है वहां से अगवा करके पाकिस्तान में लाए, और पाकिस्तान में लाने के बाद ये आज तक हिंदुस्तान के वकीलों को उसके सामने पे मुलाकात नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? ये दहशतगर्द हैं, इनके फौज दहशतगर्द है जिसने बलूचिस्तान में उनकी नदियां बहा रहे हैं इस वक्त। आज भी वहां गनशिप हेलीकॉप्टर से हमले हुए हैं। ये पीओजेके में आज डीएसपी मुजफ्फराबाद ने स्टूडेंट्स को बुला के कहा है कि खबरदार 10 दिन तक अगर तुम में से किसी ने कोई प्रदर्शन किया तो हम गोली चलाने से भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस्मा कारदार तो करीब वहां पे तो इंडिया है। उस्मा कारदार तो ये कह रही थी बलूचिस्तान में क्या करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, मजे कर रहे हैं। अभी टूरिज्म, विंटर टूरिज्म शुरू हो रहा है वहां पे। तो ये इंडिया का तो ये बस ख्वाब देखते रहते हैं। कोई गोली लेके आए, कोई गोली लेके आए, कोई दवाई दे इनको, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा हिम्मत हौसला करें। और हमारे आप बाजवा साहब की बात आप छोड़ दें, वो हम बिल्कुल उसको देख लेंगे। वो उनकी वाइफ तो हिस्ट्री बनने वाले हैं। वो तो हिस्ट्री बन गए ना, वो उनके खुद उसके जवाब दे देंगे। उस्मा जी वो तो हिस्ट्री बन गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए उन्होंने। जो आरोप लग रहे हैं आप ही के मुल्क में लग रहे हैं ये आरोप। बंगाल की फिक्र करें, आप खालिस्तान की फिक्र करें। आप कश्मीर में जहाँ 7 लाख आपने फौज बिठाई हुई है, जहाँ पे जेल सबसे बड़ा दुनिया का बनाया हुआ है, जहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, और जहाँ पे आप यूएन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन रिपोर्ट पढ़ लें, वो पहले उसको देखें, जाके चेक करें कि आप लोगों ने क्या तमाशा, आप लोगों ने क्या दहशतगर्दी फैलाई हुई है अपने मुल्क में। उस्मा जी जो 7 लाख की फौज बैठी है, जो 7 लाख की फौज बैठी है, एक सेकंड उस्मा जी आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। उस्मा जी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना बड़ा है मैडम, जिसमें 7 लाख फौज बैठी है? जरा सा मुझे बता दें उस्मा जी सुन तो ले मैडम, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एक सेकंड रुकिए अमजद अयूब मिर्जा। उस्मा जी एलसी कितनी बड़ी है? एक सेकंड, एलसी कितनी बड़ी है मैडम? एक सेकंड रुकिए अमजद अयूब मिर्जा। हाँ मैम कितनी बड़ी है एलसी? हाँ एलसी सुना है आपने? चलिए एलओसी बोलती हूँ मैं आपके सामने। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कितनी बड़ी है? उसमें हमने सारे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, हमने लाके उनको वहां का दौरा करवाया है। मैडम कितनी बड़ी है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपको 7 लाख इंडियन आर्मी पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कितनी बड़ी है उस्मा जी? एलसी कितनी बड़ी है? और ज्यादा एलसी कितनी बड़ी है? तथ्य के नाम पे 0, तथ्य के नाम पे 0। और इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए हैं और दुनिया इनकी सुनती नहीं है। इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए हैं, दुनिया सुनती नहीं है। बहुत नाइंसाफी करती है इनके साथ शाजिया आलमी। इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए इनको, लेकिन इनको पता नहीं है कि 7 लाख की जो फौज ये बता रही है जेएनके में है, वो बैठी कहाँ है। माशाल्लाह जो इल्म का जखीरा है इनका दिमाग, वो तो साफ दिख रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इनको तो ये भी लग रहा है कि ओसामा बिन लादेन भी कोई मनगढ़ंत कहानी है। उस्मा जी कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेती हैं आप? ये पाकिस्तान का अपना कोई सर्च इंजन है जहाँ से आप ये सब इन्फॉर्मेशन लाती हैं? आपकी और मैं बाकी जो लोग बोल रहे थे, खैर आपकी बात थोड़ी मज़ाहिया जरूर लगी, लेकिन बाकी जो तो भाई साहब बोल रहे थे बार बार वो बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह दहशतगर्दों के साथ नहीं है, सुन लीजिए। और अगर आपको कश्मीर की इतनी फिक्र थी तो कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर के लोगों को बोलने दीजिए। उस्मा जी एक सेकंड रुकिएगा, शाजिया जी मैं आपको दे रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। उस्मा जी सुनिए, आपने घबराना नहीं है इस डिबेट में, बिल्कुल नहीं घबराना आपने इस डिबेट में। अब बैठ के आप सुनिए। हाँ घबरा रही हैं तो बौखला रही हैं। ना आप कह रही है मैं घबरा नहीं हूँ, लेकिन आप बौखला रही हैं।
घबरा रही हैं तो बौखला रही हैं। अब रुकिए शाजिया इल्मी की आवाज प्लीज। ना घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना। सुनिए अदिति जी, जो इतना ये मुस्कुरा रही है, क्या गम है वो छुपा रही है? वो जानते हैं किस तरह से मांगना पड़ता है जगह जगह जाके पैसे अपने लिए, क्या हालत है इनके अवाम की। और ये जो है आर्मी पर पूरी तरह से, आर्मी ने क्या कर दिया है, तो अल्लाह का नाम कम लीजिए और आर्मी का ज्यादा लीजिए, क्योंकि असली आपके मालिक और खुदा कौन है सब जानते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ उज़मा जी से, उज़मा जी थोड़ी तो दुरुस्त कर लिए, या तो याददाश्त या आपके जो भी सोर्स है, सूत्र हैं जानकारी के, आप जानते हैं आपके देश में क्या हालात हैं। और बड़ी बड़ी बातें करना तो बड़ा आसान है, पेशावर हो या इतनी जगहें हो, आपके लोग जिस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। और आप बात कर रहे थे कश्मीर की, मजलूमों की बड़ी फिक्र हो गई आपको। आपके देश में जो पूरा देश मजलूम बना घूम रहा है भीख का कटोरा लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और पहले तो आप FATF में आप लोग थे ही क्यों, पहले आप बताइए। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और का खिताब क्यों मिल रहा था आपके बहुत शानदार नागरिकों को, बाशिंदों को? इस पर भी थोड़ी ज्ञान का इजाफा करेंगी आप, जो मुजाहरा कर रही थी अपने इल्म का। और जिस तरह से आप हंस रही है ना, हमारे सुबह सुबह लाफ्टर क्लब्स होते हैं, ऐसे हाँ करके लोग हंसते हैं। तो शायद अब इंडियन चैनल्स बहुत देख रही हैं अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने हाफजे को दुरुस्त करने के लिए। तो मैडम ये आप जो है भारत की बात कर रही हैं, सुन लीजिए आप। आपका मैं जवाब दे देती हूं। आपका जो गम है ना वो जग जाहिर है, आपका जो गम छुपा रही है ना वो सब जानते हैं भाई। करके यूएस में, अमेरिका में, वहां पे जाके लॉबिस्ट जो है खरीद के उनको पैसे देके आपने हमारे खिलाफ जो था वो आपकी जो है झूठ दिखाते हैं, में गए थे। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, गाजा के फोटोग्राफ। अरे कभी कभार गलती से सच बोल लीजिए उज़मा जी, हमें भिजवाया था, मैं आपको ब्लेम नहीं करती हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। दुनिया को पता चल गया कि ख्वाबों की दुनिया में आप रह रही हैं, तस्वीर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है आपके, और आप असलियत से थोड़ा तो वाबस्ता होंगी आप। सोर्स यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट जो कमेटी है, यूनाइटेड नेशंस वो जो मजाक उड़ा है आपका, क्योंकि बार आप लोगों ने गाजा की तस्वीरें दिखाई और कहा कश्मीर में हो रहा है। कितनी बार तो आपका झूठ पकड़ा गया, कितनी बार तो आपका झूठ पकड़ा गया यूनाइटेड नेशंस में। और ह्यूमन राइट्स के बारे में, अगर आपके देश में ह्यूमन राइट्स कोई चीज भी है, वहां तो मुहाजिर अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ बलूची अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। क्या बुरी हालत है औरतों की, क्या बुरी हालत है। कभी भी किसी को जो है बंदूक के नोक पर क्या कुछ हो रहा है। आपने तो इमरान खान अपने ही पूर्व प्राइम मिनिस्टर आप FATF की ग्रे लिस्ट में कब से हैं? एक सेकंड शाजिया इल्मी, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट FATF की ग्रे लिस्ट में आप कब से हैं? मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, किसी और देश की बात कर रही हूँ। आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से गए थे। चलिए आप ये बात तो मानती हैं, सुनिए ध्यान से। नहीं, वैसे FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए मैम कुछ पैमाना होता है। क्लियर कर दिए उज़मा जी, बहुत आपके पॉलिटिशियंस आपसे झूठ बोलते हैं मैम, या फिर आज टीवी पर आप अपनी हकीकत एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए एक पैमाना होता है। आपने उस पैमाने में जितनी यार्डस्टिक्स थी सब फुलफिल की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए। और आप ये कह रहे हैं इंडिया ने आपको वहां पहुंचवा दिया। तो अच्छा सुनिए, कब से इंडिया आपको वहां पहुंचवा रहा है? सुनिए आप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप इतने, मतलब आप ये मानती हैं, सुन तो लीजिए, आप ये मानती हैं। अरे उज़मा जी, आपको बहुत बुरा लग जाता है। मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, आप बोले जा रही हैं लगातार। ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं मैम, आप ऐसे बात कैसे कर पाऊंगी मैं आपसे? FATF की ग्रे लिस्ट का तमगा हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे बॉक्सेस हैं उसके जो टिक करने पड़ते हैं, जो आपके देश ने टिक किए हैं और ये तमगा हासिल किया। और 2007 से लेके 2022 के बीच आप कितनी बार इन एंड आउट हुए ग्रे लिस्ट में से? आपका तो आना जाना लगा रहा है ना वहां पर। जरा ये ग्राफिक्स देखिए ध्यान से, फिर से शूट कीजिए, फिर से ग्राफिक्स में देख लीजिए मैम। इंफॉर्मेशन है आपके लिए, शायद आपको बताया नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो FATF के साथ लगाव है, पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में गए 2008 में। अब सुनिए मैम, आप बोलती रहेंगी 2009 में, अभी जैसे उज़मा जी खुश हो रही हा कर रही थी, ऐसे ही 2009 में बाहर हो गए थे, फिर 2012 में वापस चले गए, फिर FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था
2012 में, या 8-9 का ब्यौरा दिया 12, फिर 4 साल बाद बाहर निकले 16 में। ये उज़मा जी के लिए जानकारी है, थोड़ा पढ़ें, फायदा होगा। 2018 में फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए। तो ये आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तो देखिए 2022 में फिर आए हैं बाहर, तो अगर उस हिसाब से एवरेज देखें तो 2 साल FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहते हैं और फिर चले जाते हैं उस हिसाब से। तो चलिए इरशाद अहमद, उज़मा जी तो घबरा गई हैं, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है इन तथ्यों से। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा था कि जैसे 3 पड़ोसने आपस में लड़ती हैं वैसे आप लोग लड़ रहे थे। अभी आप भी लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए, पड़ोसी की भी एंट्री करा दी है। दूसरी बात ये है थे ना आप, और वैसे ही बहुत ही सुने ध्यान से। आप सुनो तो सही, आप सुन लो ना, मुझे भी सुन लो। मैंने आपकी लड़ाई देखी है 3 खवातीन की, भी मुझे सुने आप थोड़ा सा। सुनिए, ऐसे ना सेक्सिस्ट कमेंट मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, सेक्सिस्ट कमेंट मत कीजिएगा। यहाँ पे लड़ाई 2 में हो रही थी, 2 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स में हो रही थी। तो इरशाद अहमद जरा सोच समझकर, आपकी समझ तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन जरा संभल कर। इंडियन टीवी चैनल पर है, यहाँ पे तालियां नहीं पीटेंगे, यहाँ पर तालियां नहीं पीटेंगे कि आप खवातीन के बारे में कुछ कहेंगे, यहाँ पे तालियां पीटने लगेंगे लोग। तालियां नहीं बजती यहाँ पे। मैंने कोई बुरी बात की नहीं आपसे, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने एंजॉय किया 3 खवातीन की लड़ाई को, मैंने सही बात की, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुद्दे पर आइए। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपका इन एंड आउट लगा रहता है, गेस्ट अपीयरेंस में आप बाहर आते हैं FATF की ग्रे लिस्ट में, उस पर बात कीजिए मुझसे। मैं आपसे ये बात करूंगा कि आप पुरानी बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आज हम पुरानी बात, आपका तो इतिहास गवाह है, आपका तो इतिहास गवाह है। हमारी जो परेशानी थी हमने अपनी ताकत से खत्म की, अपने काम से खत्म की, हमने अपने किरदार से खत्म की। आपका किरदार क्या है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के लिए एक अजीम किरदार है। मेरा मुल्क ग्रे लिस्ट से क्यों निकला कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमारे मुल्क में बेहतरीन तिजारत हुई, बेहतरीन लोग आए, टूरिज्म आया। क्यों हम ग्रे लिस्ट से निकले? कि हमने अपने आप को प्रूव किया कि हम दहशतगर्द नहीं है, हिंदुस्तान दहशतगर्द है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, हिंदुस्तान दहशतगर्द अभी आपने सच बोल दिया। ये हमारे इरशाद अहमद पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये आपका कबूलनामा है, आपने कहा हमने दहशतगर्दी को खत्म किया, हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। चलिए आपने मान लिया कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी दोनों हैं आपके। चलिए आपने मान लिया कि दोनों आपके यहाँ रहते हैं। अब सुनिए भारत के बारे में बात कर रहे थे। भारत FATF की ग्रे लिस्ट में है। एक सेकेंड, आप कुछ भी बोलेंगे सर, ऐसे बात मत कीजिए, आपकी आवाम भी सोचेगी कि डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने देश को। तो आप ये बताइए, तो अब भारत ग्रे लिस्ट में चला गया आपके ये प्रूव करने पर कि इंडिया दहशतगर्द है? नहीं, बात ये नहीं। मैंने कितने सैंक्शंस लगे इंडिया पे इस वक्त? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अजीम मुल्क इस वक्त ग्रे लिस्ट से बाहर है। क्यों? कि आपके दहशतगर्दों के गले में पटा डाल दिया हमने। आपकी दहशतगर्दी हमारी आप हाफिज सईद नहीं हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर दिखाते हैं कि जेल में हैं, जिन्हें आप ये एक दुनिया को बरगलाने वाली तस्वीर पेश करते हैं कि आतंक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना मुझसे? बार बात करती है। नहीं, जो बरगलाने वाली तस्वीर है वही ना। चलिए कोई बात नहीं। अमजद अयूब मिर्जा, इस दहशतगर्दी से बात आ जाएगी। अमजद अयूब मिर्जा, ये वही उसी तस्वीर की, इन्होंने एक बात तो कबूल कर ली कि दहशतगर्द इन्हीं के कंट्रोल में है। ये जब चाहते हैं उनको छोड़ देते हैं, जब चाहते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लड़ रही थी आपस में, या गुफ्तगू जिस तरह कर रही थी आप, तो ये डिपिक्ट करता है कि ही इज अ मेल शॉविनिस्ट और पैट्रियार्की सोसाइटी से इसका ताल्लुक है, नंबर 1। सो आई डोंट टेक हिज कमेंट्स रियली सीरियसली। सेकेंडली, ये कहते हैं दहशतगर्दी हिंदुस्तान इन्होंने साबित किया कि करता है। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान तो 1000 साल से भी ज्यादा से इस रास्ते से दहशतगर्दों को झेलता रहा है। जिस रास्ते में जहां के ये रहने वाले, जिसको ये पाकिस्तान कहते हैं, जहां सिकंदर आजम के घोड़े आके रुकते थे और उनके ये रिब्स के पहिए ठीक करते थे, ये कोचवानों का मुल्क है। तीसरी बात आपको मैं ये कहूं कि ये ऐसा मुल्क है जिसका वजीर आजम भी चोर, अपोजिशन लीडर इमरान खान भी चोर और पाकिस्तानी आर्मी का चीफ भी चोर। यानी ये चोरिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये जो बार बार है, और सबसे बड़े चोर पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर, जो प्रॉपर्टियां 2 नंबरी करके बेच के कमीशन खा के दलाली करके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। आप हमारा थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करने वाले इंसान है। आप इंतहाई बेशरम इंसान है। आप अहमद अयूब मिर्जा, जो सो कॉल्ड
आपकी मुझे समझ नहीं आती। आप जैसे ही दहशतगर्द हैं जो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं और भागते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं है तो आप बलूचिस्तान में जिन लोगों को मार रहे हैं आप कहते हैं ये दहशतगर्द है। वो तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आप कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द है। तो इसका मतलब है दहशतगर्द बलूचिस्तान में आपके मुताबिक मौजूद है। अभी जो बॉर्डर के ऊपर तालिबानों ने आपके छक्के छुड़ाए, चमन बॉर्डर पे ढूंढ के रख दिया उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनको आपने पाला, जिनको दूध पिलाया, वही अब आपको डस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चमन बॉर्डर जो है इसको हम नहीं मानते और आगे पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने लेना है। तो इसका मतलब है तालिबान फिर दहशतगर्दी कर रहे हैं शायद पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं फिर वो भी दहशतगर्द हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप चोर हैं, सारे चोर हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर आप मुहिब्बे वतन है तो आप तक आपने अपना जेवर और अरशाद साहब ने अपना सूट बेच के कौमी खजाने में पैसे क्यों नहीं जमा कराए? भाई इतने मुहिब्बे वतन है, कोठियां क्यों नहीं चलिए ठीक है, भारत का स्टैंड क्लियर रहा है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। भारत की तरफ से ये मैसेज कई बार दिया गया है। देखिए, जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। तो ये आपने देखा कि भारत की तरफ से कैसे कई बार ये क्लियर किया गया है कि भारत सिक्योरिटी के लिहाज से, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। इमरान खान नियाजी, जिनके स्टेटमेंट्स हमारी आज की डिबेट का आधार हैं, उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, विदेश नीति से लेकर प्रधानमंत्री की जो छवि रही है और जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को कंडक्ट किया है, उसकी तारीफ करते इमरान खान नियाजी दिखे हैं। देखिए, मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में, यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया। जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें, आप वो और तो छोड़ें, ये 7 वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता।
ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, जो जंगल का कानून है। तो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान नियाजी, जैसे भारत में आप सुनते हैं ना शब्द सेलेक्टिव, तो बहुत सेलेक्टिव है। शहजाद अनवर फारूकी, अभी आपने सुना इमरान खान नियाजी नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं जब भारत अपनी विदेश नीति में अपने स्टैंड को असर्ट करता है, पर वही नरेंद्र मोदी उन्हें हार्डलाइनर दिखाई देने लगते हैं जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और भारत ये कहता है कि आतंकवाद और बातचीत हम साथ साथ नहीं चलने देंगे। अच्छा देखिए, मैं इस पे एक दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब जब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो बतौर पॉलिटिशियन करते हैं, बतौर स्टेट्समैन नहीं करते, या पाकिस्तान के किसी ओहदेदार की हैसियत से नहीं वो बात कर रहे, वो एक सियासतदान के किरदार के हवाले से बात करते हैं। और मुझे लगता ये है कि हमें इस बात को इसी रूह के अंदर लेना चाहिए और इसी तरह से। क्या आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बात करते हैं? नहीं, एक सेकंड, क्लैरिटी के लिए आपने दोनों बातें कह दी ना, एक सेकंड। तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बात नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, बतौर प्राइम मिनिस्टर के ही उनकी बात करते हैं। वो कंडक्ट की बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस को इस तरह का होना चाहिए। अब वो पॉलिटिशियन अगर प्राइम मिनिस्टर है तो ये उससे अच्छी बात है, ये बात दोनों साथ साथ है। लेकिन बेसिकली जब वो पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं तो वो पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। देखिए, आपके पास तो एक सहूलत है, आप नरेंद्र मोदी की जो क्लिप्स है वो आप उठा के चला देती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो आपकी, मैं तो इमरान खान नियाजी की भी चला रही हूँ, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन कभी आप मतलब सोनिया गांधी और उनके बेटे की भी चला दीजिए कि वो क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में, तो लोगों को समझने में। तो क्या मैं चलाऊं कि इमरान खान नियाजी शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं, वो बूट पॉलिश और वो सब चलाऊं क्या मैं? नहीं चलाऊं क्या मैं? अभी इसी डिबेट में चलाऊं क्या आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में? जब मैं आपको मना करूं तो आप जरूर आप मना हो जाइए, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप जरूर चलाइए। आपने तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स और आप अपने फॉरेन रिलेशंस एक साथ उसी पे डिसाइड कर लेते हैं। आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई, आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जब देश का सवाल होगा तो अलग अलग खड़े हो जाएंगे? ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई? नहीं तो आपको ये लगता है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ जब मुल्क की बात होगी तो वो अलग अलग खड़े हुए नजर आएंगे आपको? तो दिखाई ही दे रहा है। ये तो पॉलिसीज की बात हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं, तो फिर आप अभी मुझसे क्यों कह रहे थे बाय यूजिंग योर ओन लॉजिक, व्हाई डिड यू वांट मी टू प्ले सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी इन दिस डिबेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी मैं आपसे एंड इंटरनेशनल रिलेशंस? आपने कहां सोनिया गांधी को ये कहते हुए सुना? आपने कहां सुना है? मैं जानना चाहती हूं आप कौन सी बाइट सुनना चाहते हैं सोनिया गांधी की? शहजाद अनवर फारूकी, इमरान खान नियाजी और पाकिस्तान को लेकर जरा सा मुझे बताएं आपकी कौन सी साउंड बाइट आप सुनना चाहते हैं? लेने दीजिए आप प्लीज। सर मैं बोलने दूंगी ना। आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप सोचते हैं आप कुछ भी बोलेंगे और जो एंकर है वो सुनेगा नहीं। तो जनाब, यह एंकर सुनती भी है, समझती भी है और इतनी भी समझ रखती है कि काउंटर क्वेश्चन कर ले। तो अगर आपको ये लगा कि इस डिबेट में सोनिया गांधी का नाम लेकर या राहुल गांधी का नाम लेकर आप इंडिया को डिवाइड होते हुए देखेंगे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, आप सोनिया गांधी की कौन सी साउंड बाइट सुनना चाहते हैं? आप मुझे बताएं पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने कही है। अगर मैं अपना सवाल और अपना आर्गुमेंट आपके सामने रख सकूं, उसके बाद आप मुझसे जो मर्जी सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, मॉडरेटर का, एंकर का काम होता है प्रोग्राम। सर आप मुझे मेरा काम ना बताएं, आप सवाल का जवाब दे दें। नहीं, उसकी वजह यह है कि मुझे ये काम आता है, मैं खुद भी करता रहा हूं। आपने पूछा एलओसी आपने पूछा, आपका ख्याल ये है कि आप मेहमानों को एम्बैरेस करके इस तरह से परेशान करते? आप क्यों एम्बैरेस हो गए? 600 आप बहुत एम्बैरेस हो गए सर। वैसे आपको ये पता है कि 7 लाख सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के? नहीं सुनिए, सुन लीजिए ना सर, एम्बैरेस क्यों हो गए आप 7 लाख इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, आप इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं जनाब। आप इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं और इंडियन आर्मी की आप अगर बात करेंगे और कुछ भी बोल देंगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी सिर्फ एक डिबेट के नाम पर और आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो नहीं होगा सर। जवाब तो मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। उस्मा कारदार ने इसी मंच पर कहा 7 लाख इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पे मौजूद हैं। क्या गलत पूछा मैंने? जब आपको इतनी जानकारी है तो आपको बुरा क्यों लग गया? से तो पूछा ही नहीं आपने। तो फिर आप क्यों एम्बैरेस फील कर रहे हैं? आप एम्बैरेस क्यों फील कर रहे हैं? आपसे मैंने पूछा सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आपको याद आ रहा था, मैंने पूछा बता दीजिए मिसेस गांधी का कौन सा स्टेटमेंट आप सुनना चाहते हैं। मैं तो आपको वो तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ
सुनिए शहजाद अनवर फारूकी, मैं तो आपको वो तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ, सोनिया गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, हर मदर इन लॉ, 1971 इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। मैं तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा सकती हूँ, मैं तो सब कुछ दिखा सकती हूँ आपको। बताइए कि मक्ती बानी के लोगों को आपने कहां ट्रेंड किया था और 34,000 के फिगर को आपको बुरा लग रहा है। सुनिए ध्यान से, जिनोसाइड कहां हो रहा था? ईस्ट पाकिस्तान में जिनोसाइड कौन कर रहा था, ये बताइए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या वहां पे आपकी 2.5 लाख जिनोसाइड कौन कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, आपके वाले ईस्ट पाकिस्तान में? खालिस्तान में आप लोगों ने पंजाब में क्या किया? खालिस्तान है, सुनिए, पंजाब इंडिया का इंटरनल, सुन लीजिए ध्यान से, इंडिया का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। पंजाब पे ना जाइएगा आप, पंजाब पे मत जाइएगा। कहां कंफ्यूजन में है आप? पंजाब को लेकर कौन सी कंफ्यूजन है आपको? पंजाब को लेकर कौन सी कंफ्यूजन है? ड्रोन बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ISI वहां पर अपनी जो नापाक साजिश है वो कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एजेंडा में, आपके प्रोपेगेंडा में पंजाब है। भूल जाइए पंजाब को, कश्मीर के साथ पंजाब भी याद आ रहा है आपको। कर रहे हैं वो वोटिंग किसके बारे में हो रही है, वो बता दिया मुझे कि ये जो पूरी दुनिया में। लीजिए तारिक फतेह से, ये थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे मुक्ति वाहिनी के बारे में। तारिक फतेह, मैं आपसे पूछती हूँ जेनोसाइड के बारे में, जरा बताइए इनको। ये पंजाब के बारे में पूछ रहे, जरा इन्हें बलूचिस्तान की हकीकत तो बता दीजिए। थोड़ी देर पहले इन्होंने शायद सुना नहीं, अमजद अयूब मिर्जा को POK की हकीकत बता रहे थे। बता दीजिए तारिक फतेह ने। मुक्ति वाहिनी में मैं था, एंड आई वाज योर वर्स्ट नाइटमेयर। आपको नहीं पता होगा, आप लोग की फौज गई हुई थी वहां बंगाली मुसलमान औरतों को रेप करने। आपके जनरल ने कहा था कि एक जनरेशन में रेस चेंज हो जाए, और आपकी वो धुनाई लगाई मुक्ति वाहिनी ने कि आज तक याद कर रहे हैं आप। और फिर साइन किया था और इंडिया के फौज जनरल से कहा था यार फिल्म दिखा दो, कई दिन से खाना नहीं खाया हुआ। बेशरम लोग, उसके बाद भी अकल नहीं आई, बिल्कुल अननेसेसरी। तुमने जाके मुसलमान औरतों को रेप किया और इस्लाम के नाम पे, और तुम यहाँ आके भाषण दे रहे हो लोगों को। शर्म नहीं आती तुम्हें? You committed genocide in Bangladesh. I was with the मुक्ति वाहिनी। और जो तुम आज बलूचिस्तान में कर रहे हो, तुम देखना कैसे तुम्हारा बदला निकलेगा। तुम्हें आके पकड़ेंगे, तुम देखना। जिन बच्चियों को तुम रेप करते हो इस्लाम के नाम पे, we will come and get you। ये सारी मूंछें ऊंचे कट जाएंगी। ये सारा जो आपका उर्दू, पंजाबी का उर्दू बोलने का शौक है ना, ये खत्म हो जाएगा। कहते हैं जितने दी खोती होते ही आई इकलौती, खड़े रहेंगे आप वहां। चलिए मुझे इस डिस्कशन को इसी पॉइंट पर क्लोज करना होगा, इसी पॉइंट पर मुझे क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन POK को लेकर, और साथ ही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कुल मिलाकर सियासत है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ चुनाव जरूर होते हैं, लेकिन इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI अपने पसंदीदा चेहरे को PM की कुर्सी पर बिठा देते हैं, क्योंकि भारत विरोधी साजिश के लिए उन्हें मोहरा तो चाहिए। अब भारत के नाम पर सियासत भी पाकिस्तानी सियासतदानों की टूल किट बन चुकी है। ऐसे में पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचने की जरूरत यह है कि आखिर वो कब तक कश्मीर का राग अलापते रहेंगे।